आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के 20 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस बार यूपी बोर्ड ने अपने पेपर का पैटर्न, एग्जाम्स का पैटर्न चेंज किया है और 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आपके आएंगे। उन्हीं 20 क्वेश्चंस को हमने मैथमेटिक्स के लिया है आज के इस वीडियो में, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने वाले हैं उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आए तो इन्हीं की तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 23 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। इसमें आपको दशमलव प्रसार देखना है कि कौन सा होगा, जिसमें ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है अशांत, ऑप्शन सी है अशांत और आवर्ती, और ऑप्शन डी है अशांत और अनावर्ती। यहाँ सी लिखा है, ये डी ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, अगर किसी भी परिमेय संख्या में हर, यहाँ पे जो संख्या लिखी है ये एक परिमेय संख्या है, इसमें हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिखा है तो वो अशांत होता है, वो शांत होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिंदुओं a -2 और 8, बिंदु b -6 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो किसी भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला हमारे पास है, और वो फार्मूला है x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। यहाँ पर आप x2 x1 और y2 y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू है -6 और x1 की वैल्यू है -2, और फार्मूले में पहले से प्लस है तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2। अब y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू है -4, y2 की वैल्यू रख दीजिए -4 प्लस y1 की वैल्यू है 8, यहाँ पर रख दीजिए 8 अपॉन 2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा। -6 और -2, -6 और -2 हो जाएगा -8 अपॉन 2 कॉमा -4 प्लस 8, ये हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन 2, और कैंसिल कर लेते हैं। 2 से -8 को कैंसिल किया तो 4 आ गया, और 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 आ गया, और आपके पास आंसर मिल गए -4, 2, और ये है मध्य बिंदु। और इसका सही आंसर आप देख लें कि कौन सा सही आंसर है। तो आप देखें, इसका सही आंसर है सी -4, 2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या वो होती है जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या है। तो अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए है √5, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी है √1, और √1 को अगर आप रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं।
तो ये p अपॉन q के रूप में संख्या हो गई, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका सही आंसर b है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक मीनार है, मान लीजिए ये एक मीनार है जिसका नाम हम लेते हैं ए बी, और जमीन पर कोई एक बिंदु है, मान लें सी है। इस सी से बी तक की दूरी 30 मीटर है जो क्वेश्चन में दी गई है। अब इस सी से मीनार के शिखर को देखा जाता है। मीनार का शिखर ए है जिसको देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार को हम लोगों ने ए बी माना है, मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इसी h को निकालेंगे तो हमारे पास लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। जब लंब और आधार आपको दिया हो तो फार्मूला लगाते हैं tan का, तो हमारे पास आएगा tan एंगल है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी लंब बटे आधार, आधार है आपका बी सी। अब tan 30 की वैल्यू रख दीजिए, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी है h और बी सी दिया था 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा h√3 इज इक्वल टू 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा h इज इक्वल टू 30/√3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ऊपर से 30√3, और नीचे से आपको √3 इंटू √3 आ जाएगा 3। अब आप क्या करें कि 3 से कैंसिल कर दीजिए 30 को, तो 3 से 30 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10, 3 10 या 30। अब आपके पास आ जाएगा कि 10√3, और ये h की वैल्यू है यानी मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर हो गई। तो कौन सा आंसर सही है देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर आंसर बी आपको सही दिख रहा है, तो इसका सही आंसर है 10√3 मीटर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि परिमेय संख्या वो है जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सके, तो पहला ऑप्शन इसमें 22/7 है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि p अपॉन q के रूप में लिखी गई है। दूसरा ऑप्शन बी इसमें है पाई। ये पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 भी तो होती है। जी बिल्कुल, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, लेकिन ये अप्रॉक्स होती है। हम लोग इसको लगभग में मान लेते हैं कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, लेकिन पाई की सही वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का है बी पाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द्विघात समीकरण से। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समीकरण 2x प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। यहाँ पर आपको निकालना है कि मूल कैसे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि डी निकाल लेते हैं, विविधकर निकाल लेते हैं,
और फिर चेक करते हैं कि मूल कैसे हैं। यहाँ पर अगर हम द्विघात समीकरण देखें तो द्विघात समीकरण दी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से a की वैल्यू देखें तो a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना है, b इज इक्वल टू यहाँ पर आपका है 5, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू है 4। अब यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड आउट करिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमको मूल पता चल जाएंगे। b की वैल्यू है 5, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही रखा, a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। 4 इंटू 2 इंटू 8 करेंगे, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 आ जाएगा। और इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7। तो -7 माइनस में वैल्यू आ गई। अब ध्यान दें कि अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है तो मूल वास्तविक नहीं होते बल्कि मूल होते हैं काल्पनिक। तो इसका सही आंसर होगा कि इस समीकरण के या इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, मूल होंगे इसके काल्पनिक। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। इसका आंसर सही है डी। देखें आप, इसके आंसर में डी में काल्पनिक है तो इसका आंसर सही है डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर त्रिभुज का है, समरूप त्रिभुज का है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चित्र ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखा पी क्यू खींचा गया। आपको चित्र एक ए बी सी दिखाई दे रहा है, उस ए बी सी में एक बी सी आधार है, इस बी सी से पी क्यू एक समांतर रेखा खींची गई है। मीन्स आपको दे दिया है उन्होंने कि बी सी समांतर है पी क्यू के। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं कि पी क्यू रेशियो बी सी इज इक्वल टू 1:3। ये भी दे दिया है कि पी क्यू रेशियो मीन्स अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/3, ये आपका गिवन है। और आपसे कहा जा रहा है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी और पी बी का अनुपात बताओ। मीन्स आपसे कहा गया ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। अब आप इस क्वेश्चन के फिगर को ध्यान से देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि बी सी और पी क्यू क्या है, समांतर है। अगर ये समांतर है तो ए पी क्यू और ए बी सी ये दो त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। और ए पी पी क्यू और बी सी अगर समांतर हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन के अनुसार पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए, पी क्यू क्योंकि छोटे त्रिभुज के लिए लिया इसलिए इसकी दूसरी भुजा भी छोटे त्रिभुज की लेना पड़ेगी, वो है ए पी, आपको फिगर में दिख रहा है, अपॉन बड़े त्रिभुज की उसी तरफ की भुजा लेंगे तो वो है ए बी। ये होना चाहिए समरूप त्रिभुज की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप वैल्यू पिट कर दीजिए, पी क्यू और बी सी की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर आप पुट कर सकते हो पी क्यू और बी सी की वैल्यू ये रही, पी क्यू अपॉन बी सी की वैल्यू 1/3। यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/3 इज इक्वल टू ए पी, आप ऐसे ही रखिए। और ए बी की जगह पर आप ध्यान दें फिगर में फिर से कि ए बी की जगह पे आप रख सकते हो ए पी प्लस पी बी, ये रख दिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 3 ए पी।
आगे सॉल्व करते हैं। आगे अगर आप इसको सॉल्व करो तो AP को आप राइट हैंड साइड ले आओ और PB यहीं पे रखो, तो PB इज इक्वल टू हो जाएगा 3AP, और लेफ्ट हैंड साइड का AP राइट हैंड साइड लाओगे तो -AP हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा PB इज इक्वल टू 2AP। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप देखें क्वेश्चन में आपसे पूछा है AP अपॉन PB, तो AP अपॉन PB पूछा है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। AP के नीचे PB ले जाइए, तो AP के नीचे अगर PB ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से AP अपॉन PB, और दूसरे साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर पहले से 1 है तो 1/2, तो AP अपॉन PB हो जाएगा 1/2, और यही आपका आंसर होगा 1/2। 1/2 मीन्स 1:2, तो 1:2 जो होगा वो सही आंसर होगा। तो देखते हैं 1:2 किस ऑप्शन में है, तो 1:2 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समरूप त्रिभुज का ही है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC और DEQ दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनमें AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं आपस में, और उनकी वैल्यू 1/4 है, ये दी हुई है। आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान बताओ। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के मान बताने हैं। आपने इस कंडीशन को भी समरूप त्रिभुज में पढ़ा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, अगर दूसरा त्रिभुज जो भी नाम हो उसका, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है किसी भी दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, यानी AB बटे दूसरी भुजा हम इसमें ले सकते हैं जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, दूसरी आप ले सकते हो DE, तो आप ले लीजिए AB अपॉन DE के बराबर होगा, या फिर ये BC अपॉन EF के भी बराबर होगा, और या फिर ये आपका AC अपॉन DF के बराबर भी होगा। ये क्या है, समरूप त्रिभुज की कंडीशन है, एक प्रमेय है कि त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है सारी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी इसका स्क्वायर, और ये दूसरी भुजा का स्क्वायर, और तीसरी भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर। अब आप यहाँ से किसी भी एक भुजा की वैल्यू रख दीजिए, तो किसी भी एक भुजा की वैल्यू, तो भुजा की वैल्यू तो 4/9 दी हुई है, यहाँ पे 4/9 आप कहीं पे भी रख दीजिए, सभी 4/9 है। 4/9 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, मीन्स 16:81 सही आंसर होगा, या 16/81 सही आंसर होगा, और वो आपको आंसर दिख रहा है ऑप्शन में। कौन सा आंसर सही है, सी आंसर सही है, 16/81। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब आप क्या कर लो इसमें कि साइन 18 को 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले से इसको तोड़ लो, तो
साइन 18 की जगह पे आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये हो गया 18 डिग्री, और अपॉन कॉस 72 डिग्री ऐसे ही रख देते हैं। अब साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ऊपर से आपका पास आ जाएगा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। और आप ध्यान से देखें नीचे ऑलरेडी कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री। अब आप क्या करें कि दोनों को कैंसिल कर दें, कॉस 72 डिग्री को कॉस 72 डिग्री से, तो 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1। और देख लें कौन सा आंसर सही है, 1, 1 वाला आप देखें, बी आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वापस नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ का आ रहा है, यह है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। क्वेश्चन में है कि एक मीनार की जमीन पर, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो कहा गया कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड आउट करना है। पहले फिगर बना लेते हैं। तो एक मीनार है, ये रही एक मीनार, मान ली कि ए बी एक मीनार है जिसकी छाया जमीन पर पड़ रही है, तो जमीन पर छाया इस तरह से पड़ेगी। मान लीजिए बी सी ये इसकी छाया पड़ रही है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मीनार की जितनी ऊंचाई है उतनी ही उसकी छाया भी पड़ रही है, तो छाया भी मान लेते हैं एक्स है। तो सी से अगर आप ए को देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा, वो कितने डिग्री है यही आपको पूछा गया है। मान लेते हैं कि थीटा डिग्री एंगल है बन रहा है। तो एक लंब और एक आधार, ये दो चीज इसमें भी दी गई हैं, तो आप लगा सकते हो टेन, और टेन एंगल है यहाँ पर थीटा माना हुआ है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा को आप ऐसे ही रख दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू ए बी की वैल्यू हम लोगों ने एक्स मानी है, और क्योंकि बी सी भी ए बी के बराबर ही है इसलिए उसको भी एक्स मानी है। और अब क्या करें, इन दोनों को कैंसिल कर दें, एक्स से एक्स कैंसिल किया 1 आ गया, और आपके पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप जानते हैं टेन में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो टेन में 1 होता है 45 डिग्री की वैल्यू, तो 1 को लिख सकते हैं टेन 45। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45, यानी सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन जाएगा जब छाया और मीनार की ऊंचाई बराबर होगी। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि आपका बी आंसर बिल्कुल सही है, 45 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन से है, युगपत समीकरण से है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समीकरण निकाय एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू 15। इन दोनों इक्वेशन के लिए कहा गया कि अनगिनत हल हैं, अनगिनत भी कह सकते हैं या अनंत हल हैं, होने के लिए के का मान बताओ, के की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर अनगिनत हल कहीं होते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है जो आपको याद होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी समीकरण के अनगिनत या अनंत हल हो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। इस कंडीशन से आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखें a1 यानी पहली समीकरण में x के साथ जो है वो a1 है, तो वहां पे कोई गिनती नहीं है तो 1 है, अपॉन दूसरी समीकरण में x के साथ है 5, तो अपॉन 5 हुआ, इज इक्वल टू पहली समीकरण में y के साथ जो होगा वो b1 होगा, तो पहली समीकरण में y के साथ है 2, और दूसरी समीकरण में y के साथ है k,
के रख दिया। अब तीसरा C1 C2 रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि के तो यहाँ पर आ गया और इसी से के की वैल्यू निकल सकती है। अब सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो के से 1 में क्रॉस करोगे तो आपके पास के आ जाएगा और 5 से 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। के की वैल्यू आ गई 10 और यही आपका सही आंसर है। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो आप देखें बी आंसर बिल्कुल सही है 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका ये युगपत समीकरण का ही क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 और दूसरी समीकरण है 6x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों में है, किस प्रकार का हल संभव है। तो इस दो तरह के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में आ रहा है। इन दो तरह के क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, जहां कहीं भी आपको मिल जाए, ये जरूर आ रहा है। तो यहाँ पर दो समीकरण है और आपसे पूछा गया है कि बताइए किस प्रकार का हल है। या जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। तीनों निकालने के बाद फिर चेक करेंगे कि किस प्रकार का हल है। तो पहली समीकरण के लिए आप a1/a2, पहली और दूसरी समीकरण के लिए a1/a2 निकालें। तो पहली समीकरण में a1 5 है और दूसरी समीकरण में a2 6 है, तो a1/a2 की वैल्यू आई 5/6। अब b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 पहली समीकरण के लिए b है -3 और b2 है 1, तो आपके पास आया -3/1। इसी प्रकार आप c1/c2 भी निकाल लीजिए। तो c1/c2 अगर आप निकालोगे तो पहली समीकरण में c1 है 2 और दूसरी समीकरण में c2 है -2 और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो a1/a2 5/6, b1/b2 -3/1 और c1/c2 2/-2 या -1 आया और तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आ जाए, सिर्फ दो ही बराबर ना आए, तो कहा जाता है कि इन समीकरण निकाय के हल अद्वितीय हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, अद्वितीय हल हैं, वास्तविक एवं अद्वितीय हल है। इसका सही आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप करें, ये 2019 में आया भी है। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें। तो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल दिया गया है और वो है -2। इस -2 को आप क्या करें, ये एक मूल है, मीन्स x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -2 ये दिया गया है। इस x की वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर दीजिए। तो x की जगह पर 2 पुट करोगे तो आ जाएगा आपके पास -2 होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इज इक्वल टू 0 और सॉल्व करते जाएं। -2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा +4 और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 माइनस पी इज इक्वल टू 0। +4 और -4 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 0। तो सही ऑप्शन आपका है बी इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी का है, द्विघात समीकरण का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन दो तरह से आता है। इसमें पूछा गया सम पूर्णांक, इसी तरह से विषम पूर्णांक भी आ सकता है। अगर सम पूर्णांक होगा
तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिए होंगे उसमें वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे क्यू 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 है तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देंगे, क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 ये वैल्यू रखेंगे और देखेंगे जिसमें सम आंसर आ जाएंगे वही इसका सही ऑप्शन है। अब जैसे ए है, देखिए ध्यान से, ए है और ए में है q-1। अब अगर आप q-1 में 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 आएगा यानी 0 आया। इसी q-1 में अगर आप 2 रखोगे तो ये आएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आ जाएगा और 1 एक विषम संख्या होती है, इसलिए ए वाला आंसर नहीं हो सकता, ये गलत आंसर। अब बी को चेक करते हैं। बी है q+1, बी q+1 है, q+1। अब इस पे भी आप 1 रखिए तो 1+1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है सम है ये। लेकिन अब दूसरा वाला q+1 में आप 2 अगर रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हुआ। अब करते हैं आप सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन है 2q, 2q में रखते हैं। 2q है, 2q में आप 1 रखिए, 2 इंटू 1 तो आपके पास आएगा 2। 2q में आप 2 रखिए, 2q में रखें आप 2 तो देखिए 2 इंटू 2 तो आपके पास आएगा 4। अब इसी 2q में क्या रख लें, 3 भी रख के देखते हैं। तो 2q में अगर आप 3 रखोगे, 2q में 3 रखोगे, 2 इंटू 3 तो आपके पास आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ 4 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ 2 आया और तीनों के तीनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं, तो ये 2q वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तो सी पे इस पे टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समरूप त्रिभुज का है, ट्रायंगल का है। और इस क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में, एक चित्र दिया गया है आप देख रहे हैं, चित्र में डी ई समांतर है बीसी के, डी बीसी के समांतर है, तो ए ई की माप बताइए। दिया क्या क्या है, बीसी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है, चित्र में ध्यान से देखिएगा। डी ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है, ई सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी है, ए ई की वैल्यू एक्स है जिसको आपको फाइंड आउट करना है। अगर डी ई समांतर है बी सी के, तो यहाँ पर जो दो त्रिभुज बन रहे हैं वो दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। एक बन रहा है ए ई डी, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और दूसरा इसमें त्रिभुज बन रहा है, देखिए ए बी सी, ये एक त्रिभुज ये बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे अगर डी बी सी के समांतर है। अब अगर आप डी बी सी को देखोगे तो देखिए डी बी सी समांतर हैं, तो ये समरूप त्रिभुज है, हमने बता दिया। अगर ये समरूप हैं तो दोनों त्रिभुज की क्या होंगे, जो भुजाओं के अनुपात हैं वो बराबर होंगे। तो एक भुजा अगर हम छोटे त्रिभुज की ले तो छोटे त्रिभुज की भुजा है डी ई बटे उसी तरफ की बड़े त्रिभुज की भुजा लें तो वो है बी सी, ये बराबर होगी छोटे त्रिभुज का आधार, छोटे त्रिभुज का आधार है ए ई, ध्यान से देखें फिगर सिर्फ, और बड़े त्रिभुज का आधार है ए सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग, समरूप त्रिभुज के थ्योरम के अनुसार। अब डी ई और बी सी की वैल्यू आपको मालूम है, डी ई की वैल्यू दी गई है 4, बी सी की वैल्यू दी गई है 6, इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू है x अपॉन ए सी की वैल्यू है x+3, यानी पूरी ए से लेकर सी तक जो वैल्यू है वो ए सी कहलाएगी। तो ए से लेकर ई तक x है और बी से लेकर सी तक 3 है, तो टोटल मिलाकर हो गई x+3। अब आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये सॉल्व हो जाएगा।
आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में करें तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई x में करें तो आपके पास आ जाएगा 6x। अब 4x यहीं रखा रहने दें और 6x को लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो -6x हो जाएगा इज इक्वल टू 12 को राइट हैंड साइड लाएं तो -12 हो जाएगा। 4x में से 6x माइनस करें तो -2x आ जाएगा और -12 का 12 आ जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू 12/2। 2 से 12 को कैंसिल कर दें, 2 6 जा 12, x इज इक्वल टू 6। ये आपका सही आंसर है। तो देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। 6 सही ऑप्शन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सी आंसर सही है। सी आंसर आपका सही है, 6 सेंटीमीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में कहा जा रहा है कि x अक्ष पर, ध्यान दें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह का एक क्वेश्चन और होता है, अभी हम वो भी आपको डिस्कस कर रहे हैं कौन सा। x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A2 -5 और दूसरा बिंदु B -2, 9 से सम दूरस्थ हैं यानी समान दूरी पर हैं, उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो ये क्वेश्चन एक हो सकता है एक्स अक्ष की जगह पर वाई अक्ष पर हो सकता है। अगर एक्स अक्ष होगा तो आप वाई को 0 मानेंगे और एक्स को एक्स मान लेंगे तो बिंदु के निर्देशांक x, 0 हो जाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में वाई अक्ष होगा तो x को 0 मान लेंगे और y को y मान लेंगे तो ये निर्देशांक हो जाएंगे समदूरस्थ यानी बीच वाले निर्देशांक। समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, या तो ये आ सकता है या फिर वाई अक्ष की तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन 2019 और 2022 दोनों में आया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक्स अक्ष कहा जा रहा है, इसलिए हम एक्स और कॉमा 0 मानेंगे। अब एक्स और कॉमा 0 अगर मानेंगे तो एक फिगर से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और इसके बीचों बीच में यानी ठीक एक बिंदु ओ है। इस ओ के दिए हैं एक्स, 0 ये दिया गया है या हमने माना हुआ है, और ए दिया गया है इसमें 2, -5 और दूसरी तरफ का दिया गया है -2, 9 ये है। और ये दोनों तरफ से दूरी बराबर है यानी ए ओ बराबर है ओ बी के। जितना ए ओ है उतना ही ओ बी है, ये बराबर है। तो ओ ए की दूरी बराबर है ओ बी की दूरी। यहाँ पर हम दूरी वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं, निर्देशांक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो दूरी वाला फार्मूला लगा के इसको हम कर सकते हैं। तो आइए, आपको दूरी वाला फार्मूला तो मालूम ही है, उस दूरी वाले फार्मूले से करेंगे हम इसको, यानी ए ओ बराबर ओ बी। ओके, या फिर हम चलिए ऐसे ही करते हैं, ए ओ अगर लें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी साइड से भी आपका ऐसे ही आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से यहाँ पे क्या करें कि वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपकी ऊपर रहेगी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू आप देख रहे हैं, ए ओ के अंदर x2 की वैल्यू देखेंगे, ए से लेके ओ तक यानी इन दोनों के बीच में। तो x2 यहाँ पर x है, x1 2 है,
एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, वाई टू यहाँ पर 0 है और वाई वन माइनस 5 है, तो यहाँ माइनस फार्मूले में पहले से है तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी साइड में एक्स टू देखिए, यानी इन दोनों के बीच एक्स टू माइनस टू है तो माइनस टू रखें, और एक्स वन आपका इस पे एक्स है माइनस एक्स रखें होल स्क्वायर प्लस वाई टू आपका 9 है और वाई वन 0 है होल स्क्वायर, ये दूसरे साइड से आ गया। और सॉल्व करते हैं तो x माइनस टू होल स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट ओपन कर लें a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर 4 हुआ माइनस टू सॉरी 4x और 0 प्लस 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे 25। दूसरी साइड से आप देखें, दूसरी साइड में है माइनस टू माइनस एक्स, इसमें से माइनस आप कॉमन लोगे स्क्वायर में तो वो प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। समझ गए होंगे, ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला इस पे लगाएंगे, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए है यहाँ पर 2 तो 4 हो जाएगा, प्लस बी है एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab यानी 4x हो जाएगा। और दूसरी साइड में आपके पास बच जाएगा 9 माइनस 0 मीन्स 9, 9 का स्क्वायर आप करोगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। अब दोनों साइड में आप देख रहे होंगे रूट लगा हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब आप देखें दोनों साइड में 4 और 4 है, जब दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का होकर कर ही आएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस 4x प्लस 81। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। माइनस 4x को ऐसे ही रखेंगे और राइट हैंड साइड के 4x को आप दूसरी साइड ले आए तो वो भी माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ प्लस का लिखा है। और दूसरी साइड में 81 ऐसे ही रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से 25 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस फोर एक्स जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 8x, और दूसरी तरफ से 81 और 25 घट जाएगा तो 11 में से 5 घटेगा, बच जाएगा 11 में से 5 आपका जाएगा तो बचेगा 6 और 7 बचा, और 7 में से 2 आप घटाओगे तो बच जाएगा 5। आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, और इसको 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 7 जा 56, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7। तो आपके जो बिंदु आए वो कितने हो गए, एक तो आपका आ गया -7x वाला, और दूसरा वाला क्योंकि x अक्ष पे था तो y 0 हो गया, तो बिंदु आए -70, और ये -70 सही आंसर आपका है। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन में। -7 और 0 ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच कौन सा संबंध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, 2022 में आया भी है। तो इसका फार्मूला ही होता है जो आपको याद होना चाहिए, और इसका सही फार्मूला सी है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर
और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है, और फिर क्या हुआ कि एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या बताइए। इससे एक शंकु बनाया जाता है, मान लीजिए ये एक शंकु बना दिया गया जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक शंकु इस कोई मॉडल बनाने वाली मिट्टी है जिससे बनाया जाता है। अब एक बच्चे ने क्या किया, इस शंकु को से क्या करा, इस मिट्टी से एक गोले में तब्दील कर दिया, गोला बना दिया। तो जब भी किसी एक चीज से दूसरी चीज में वो बदल दिया जाए, वो आकृति बदल दी जाए, तो हम लोग उन दोनों चीजों के आयतन निकाल के बराबर कर देते हैं और आपको जो निकालना होता है वो अपने आप निकल ही आता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। यहाँ पे शंकु से गोला बना दिया गया, तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। तो आइए फार्मूला लगाएं, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब आप शंकु का आयतन देखें, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, और इसका आर को हम कैपिटल आर मान रहे हैं, आर क्यूब। ओके, अब आप ध्यान दें, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल कर रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल कर रहे हैं, तो आपके पास बच रहा है आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर क्यूब। और शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर है जो दी गई है 6, यहाँ पे रखा 6 का स्क्वायर, और एच बी हमको दिया गया है, एच की वैल्यू दी गई है उसकी ऊंचाई, और उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है देख लीजिए, आपको दिखा दें हम, उसकी ऊंचाई 24 दी गई है। ठीक है, 24 ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पर h की जगह पे आप रख लें 24। 24 बराबर 4 कैपिटल आर क्यूब। अब r से 24 काटें तो 6 बार कट जाएगा, आपको मिलेगा 6 का स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, और इंटू 6 जो कट के आया है वो ये बराबर हुआ आर क्यूब। अब यहाँ से क्यूब का निशान हटाएंगे आर से, तो आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 6 का क्यूब रूट निकालोगे तो आ जाएगा 6। आर बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। ये सही आंसर है। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। आप देख सकते हैं इसका सही आंसर ए है, 6 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया का है। क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का अगर आपको फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, 2019 और 22 दोनों में आया हुआ है। तो त्रिज्य खंड का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले पे आप वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या चीज़ है, आर तो आर ही है, इसलिए त्रिज्या तो आर ही रख देंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू कहीं दी नहीं है, बल्कि दिया गया है कि 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो आप 5 मिनट में एंगल बना लीजिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि घड़ी 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है घड़ी। तो 5 मिनट में
कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, बनाएगी 5 इंटू 6 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा 5 मिनट में। ओके, तो 30 डिग्री का एंगल मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। और अब इसको अपने फार्मूले पे रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू थीटा की जगह पे रखिए 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री नीचे जैसा था, इंटू पाई, और आर की वैल्यू आर ही है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आपके पास आ गया 1/12। ए इज इक्वल टू 1/12 पाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर अपॉन 12। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 12। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, तो आपको दिख रहा है इसका सही आंसर है बी पाई आर स्क्वायर अपॉन 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका कहाँ का है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बेलन का क्वेश्चन दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो किसी भी बेलन का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला। क्षेत्रफल 9 पाई दिया है, आप इसमें रख दीजिए 9 पाई एरिया की जगह पर, और पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रखिए। पाई से पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा √9, और √9 होता है 3, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालना है डी या व्यास, तो डी इज इक्वल टू होता है 2r, और आर की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, 2 3 जा 6 आया, तो डी इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। और आपका कौन सा आंसर सही होगा देख लेते हैं, कौन सा आंसर सही होगा, तो दिख रहा है आपको डी आंसर बिल्कुल सही है, 6 सेंटीमीटर। और ये थे आपके 20 क्वेश्चन MCQ जो यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के